इसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। इस हिटलर शाही के खिलाफ मैं लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, क्योंकि मोदी जी को सवाल पसंद नहीं है। मोदी जी को प्रश्न करने वाले लोग पसंद नहीं है। लोगों को शर्म आती है कि 2014 से पहले हम भारत में क्यों पैदा हुए। मैं फांसी चढ़ूंगा, फिर से जन्म लूंगा और फिर से इस हिटलर शाही के खिलाफ लड़ूंगा। भैया एक बार परिचय दे अपना कैमरे पर। वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। राहुल गांधी पर इस समय उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार हिटलर शाही पे आ गई है और सरकार चाहती है कि कैसे विपक्ष और विपक्ष के नेताओं की आवाज को बंद कर दिया जाए। यही कारण है कि ये पूरा जो मामला है नाटकीय तरीके से ये हुआ है। जिस बयान को 2019 में दिया गया था और उसमें बात ये थी कि भ्रष्टाचारी जो लोग थे, भ्रष्टाचारी मोदी, उनकी बात हो रही थी। लेकिन मामला क्या था, इसको थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। 15 दिनों से एक मनगढ़ंत बात को लेके जो बीजेपी सदन को बाधित किए हुए थी और पूरे देश भर में बड़े से छोटा नेता राहुल गांधी की माफी दो कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसके लिए मैं माफी मांगू, और अगर आप हमारे ऊपर 4 मंत्री सवाल उठा रहे हैं तो मैं सदन का सदस्य हूं, एज ए पार्लियामेंट्रियन मैं सदन में बोलूंगा। सदन में बोलने नहीं दिया गया, सदन को म्यूट कर दिया गया। अब आप बताइए कि कैसे चलेगा लोकतंत्र। उसके बाद जब ये बात क्लियर हो गई कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, ऐसी स्थिति में जो गुजरात का केस हुआ, गुजरात में वो केस कहीं फिर से ट्रांसफर किया गया। पहले तक वो होल्ड पे था, साइलेंट मोड में था, मौके को देख के, और जब केस को सीजीएम के पास पेश किया गया और सीजीएम ने लास्ट हियरिंग में जब कहा उस टाइम कि आप अगर माफी मांग लें तो पिटिशनर जो है वो कह रहे हैं कि हम पिटिशन वापस ले लेंगे, हम माफ कर देंगे। तो इस बात से समझ आता है कि जो माफी सदन में प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट मंत्री नहीं मंगवा पाए, उस माफी को कोर्ट तक ले जाके माफी मंगवाने का एक साजिश था। अब आपको इसमें पीछे जाते हैं। देखिए, माफी राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, और मैंने जिन भ्रष्टाचारियों के लिए बात की थी वो एज ए राजनीतिज्ञ मेरा एक राजनीतिक भाषण था और मैं उसके लिए खेद व्यक्त नहीं करूंगा, ना ही माफी मांगूंगा। आपको एक बात याद करनी होगी कि ये मार्च है और यही मार्च था 1922 का, जब महात्मा गांधी के 3 लेख को लेके अंग्रेजों के कोर्ट में केस चल रहा था और अदालत ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कि आप अगर माफी मांग लें तो हम केस वापस कर लेंगे, रद्द कर देंगे, और हम आपको सजा नहीं देना चाहते, लेकिन माफी मांगेंगे तब। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं सत्य बोलता हूं, सत्य लिखता हूं, और मैं जो लिखा है मैंने उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा और सत्य के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। ऐसी स्थिति, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, ऐसी स्थिति में उनको अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और जो जस्टिस जिन्होंने ये सजा सुनाई थी उन्होंने बाद में अपनी किताब में लिखा कि उस सजा के लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। ये वही मार्च 1931 आ जाता है। 1931 में शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया कि अगर आप माफी मांग लो तो हम फांसी की सजा माफ कर देंगे, और भगत सिंह ने क्या कहा? मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। इस हिटलर शाही के खिलाफ मैं लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। मैं फांसी चढ़ूंगा, फिर से जन्म लूंगा और फिर से इस हिटलर शाही के खिलाफ लड़ूंगा। वही चीज आजाद भारत में उन्हीं 2 क्रांतिवीरों की श्रेणी में राहुल गांधी भी आज खड़े हैं और राहुल गांधी ने कहा है
कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, जनता की आवाज उठा रहा हूं, जनता की मांग उठा रहा हूं और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। आजाद भारत में ये तीसरा राजनीतिज्ञ है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह की राह पर चल के इस हिटलरशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की है, माफी नहीं मांगा है, चाहे वो कुछ भी कर ले। आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी और भगत सिंह से कर रहे हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं उन घटनाओं की तुलना कर रहा हूं कि किस प्रकार अंग्रेज एक लेख पे महात्मा गांधी को उम्र कैद दे देते हैं, किस प्रकार लाहौर कॉन्स्पिरेसी में एक बेमतलब का केस था, भगत सिंह ने स्वयं सरेंडर किया था और उन्होंने कबूल किया था कि हाँ मैंने ये किया है और मैं इस गूंगी बहरी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, इसके लिए मैंने ये किया। इन बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए एक तरफ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उम्र कैद की सजा होती है, दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, लेकिन दोनों ने माफी नहीं मांगी। उसी बात को राहुल गांधी ने आज फिर साबित किया है कि वो गांधी के वंशज हैं और गांधी के गांधीवादी विचार के ध्वजवाहक प्रणेता है, नेता है। राहुल गांधी की, अब तो राहुल गांधी मतलब सदन में भी नहीं बोल सकते, क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, राहुल गांधी सदन में नहीं बोल पाएंगे, इसी के लिए तो सब कुछ हुआ है, सिर्फ इसी के लिए सब कुछ हुआ है, क्योंकि मोदी जी को सवाल पसंद नहीं है, मोदी जी को प्रश्न करने वाले लोग पसंद नहीं है। जिन जिन पत्रकारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मोदी जी से और सरकार से सवाल पूछा, उनको मीडिया हाउस से कह के बाहर निकलवा दिया गया, सब यूट्यूब चैनल पे हैं। और जो टीआरपी वाले मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी टीआरपी देख लीजिए और उनके यूट्यूब चैनल की टीआरपी देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि सत्य किसके साथ है, कौन सच बोल रहा है। तो जिस जजमेंट में जज ने ये लिखा है कि 30 दिन के लिए ये सजा सस्पेंडेड है, अचानक से ओम बिरला जी जाग जाते हैं और कहा नहीं, तुरंत सदस्यता रद्द कर दो। क्यों? इसलिए कि तुरंत सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो सदन में जो अभी सदन चल रहा है उसमें फिर राहुल गांधी सवाल पूछेंगे और मोदी जी को बताना पड़ेगा, जनता के सामने मोदी जी शर्मसार हो रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सारा प्रपंच इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने अडानी जी और मोदी जी के बीच जो संबंध है उसकी तरफ सवाल उठाए और कहा कि इसकी जांच कराई जाए। एक सवाल आपसे, जो सदस्यता रद्द करने का मामला है, इसको 5 साल किया गया था, जिसको कांग्रेस के राहुल गांधी ने ही वो बिल फाड़ा था, आज वो बिल कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बात को अगर हम कहें कि नहीं कांग्रेस का बिल फाड़ा था, क्या फाड़ा था, वो मामला कुछ और था, गलत, अलग अलग जगह पे गलत गलत बातें फैलाई गई। वो जो पेपर फाड़ने की बात थी वो गैस सिलेंडर की बात हो रही थी कि गैस सिलेंडर 12 नहीं 9, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो गांव की महिलाएं हैं उनको 12 सिलेंडर चाहिए, और उन्होंने एक सांकेतिक रूप में एक पेपर फाड़ा था और वो कोई बिल विल नहीं फाड़ा था, ये फर्जी बात है। तो इस झूठ को गोदी मीडिया भी बढ़ा चढ़ा के बता रही है, और अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो यू कैन, आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। कम से कम कांग्रेस के लोग तो ये नहीं कहते कि आप मेरे इशारे पे नाचो। अगर कांग्रेस के लोग ऐसे होते तो 70 साल में मीडिया इस तरीके से पनपता नहीं। वहीं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मीडिया आज सत्ता की दलाली कर रही है, जो मीडिया आज सरकार से सवाल पूछने की बजाय सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछ रही है, अगर ये मीडिया 47 से पहले होती तो भारत कभी भी आजाद नहीं होता, क्योंकि ये अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते, और जो क्रांतिकारी कांग्रेसी जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, ये उनके ही खिलाफ बात करते और देश आजाद नहीं हो पाता। तो इस बात को समझिए, आज के पत्रकारों को इस बात को सोचना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि क्या वो देश हित में कर रहे हैं, सत्य के साथ हैं या असत्य के साथ हैं, क्या वो आने वाले भारत के भविष्य जो हमारी पीढ़ियां होंगी उनके लिए ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जो आज हुआ है वही बात राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता पक्ष वहां विपक्ष के लोगों पर दबाव बना रहा है, विपक्ष की आवाज दबा रहा है, जनता की आवाज दबा रहा है, वो साबित हो गया। मोदी जी बताएंगे किस मुंह से जाएंगे ब्रिटेन,
काहे नहीं विदेशों में अब घूमने जाते हैं? क्योंकि इनका पोल खुल गई है, लोग अब बोल नहीं रहे हैं, बुला नहीं रहे हैं। राहुल गांधी पर एक और आरोप है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाई। क्या देखिए, आज सूचना संचार का दौर है और आप यहाँ बनारस में बैठ के अगर कुछ जारी करते हैं बयान, कोई बात कहते हैं, वो सेकंडों में पूरे वर्ल्ड में चलेगा। ठीक, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं वहां की धरती यहाँ की धरती। और राहुल गांधी ने तो कुछ कहा ही नहीं। राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारे वहां सत्ता जो है वो विपक्ष की बात को दबा रही है, बट दिस इज आवर प्रॉब्लम और हम इसको दुरुस्त करेंगे। ये बाहर से आके कोई नहीं ठीक कर पाएगा, ये हमारा है और हम इससे टैकल करेंगे, हम इससे लड़ेंगे और हम इसको ठीक करेंगे। अब इस पे दूसरी जगह प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था साउथ कोरिया में? लोगों को शर्म आती है कि 2014 से पहले हम भारत में क्यों पैदा हुए। मोदी जी, आपको शर्म आती होगी। हमको कल भी फक्र था जब देश गुलाम था, जिसके लिए हम लड़े। हमको आज भी फक्र है जब आप जैसा दमनकारी शासक है, और भविष्य में भी फक्र होगा कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। आपको और आपके जो पार्टी और समर्थक हैं, उन लोगों को, संघ के लोगों को शर्म आती होगी भारत में जन्म होने के लिए। इसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की ही राह पर इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं और एक कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब दुनिया क्या कह रही है, आप उठा के देख लीजिए मोदी जी के पुराने स्टेटमेंट। उन्होंने कहा मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्कूलिंग की है। फिर कभी गृह मंत्री जी आ जाएंगे वो फर्जी डिग्री दिखाने। तो ये सवाल नहीं है। आपको देश ने प्रधानमंत्री के रूप में जब चुना है, आपके दल को चुना और आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आप निरीह नहीं हैं, आपके पास सत्ता की पावर है, जिस पावर से आप दमन कर रहे हैं विपक्ष के लोगों का, गरीब जनता का। आपको तो जवाब इस पे देना चाहिए कि हम किस प्रकार से लोकतंत्र को दमन कर रहे हैं, इसको कैसे सुधारा जाएगा। और ऐसा नहीं है केजरीवाल जी या कोई भी व्हाटएवर, मैं उस बात को कहता हूं, मैंने वो इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कई बार उन्होंने कहा है, स्कूलिंग बस की है। तो जब स्कूलिंग की है तो इसमें शर्म काहे की है? अरे कम पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं है, लेकिन जनहित की बात करने वाला अच्छा आदमी होता है, जन विरोधी बात करने वाला अच्छा नहीं होता। आज आपके पास सत्ता है, आप लूट रहे हैं, पेट्रोलियम का दाम आसमान पे है, बेरोजगारी चरम पे है, 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने वाले जवाब दें प्रधानमंत्री उस पे। ये मत कहें कि नहीं लोग हमको गालियां दे रहे हैं। कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता। अपने मुंह से अपने को निरीह साबित करने वाले प्रधानमंत्री जी, आपको ये शोभा नहीं देता। आप 140 करोड़ के भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी कमी है, जनता की नहीं। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की आवाज सदन में उठाने वाला कोई विशेष चेहरा नहीं बचा। क्या करेगी कांग्रेस अब? देखिए, कांग्रेस विशेष पे चलती ही नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस में पहले भी राहुल गांधी जी नेता सदन तो थे नहीं। नेता सदन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी हैं, राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी सड़क पे संघर्ष करके अपना अस्तित्व बनाए हैं। राहुल गांधी को किसी फोरम की आवश्यकता नहीं है। वो जो बोलेंगे जनता सुनती है और ये जनता जान रही है। जनता में इस बात की खासी चर्चा है कि क्या कारण है कि सारे केस, सारे जांच, सारी पड़ताल सिर्फ विपक्ष के लोगों पे हो रही है। क्या कारण है कि अडानी की जांच कराने से मोदी जी भाग रहे हैं? क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं कि नरसिम्हा राव जी के समय हर्षद मेहता का प्रकरण था, जिसमें नरसिम्हा राव जी ने जेपीसी गठित की थी। वाजपेयी जी के समय में केतन पारिक का मामला था, वाजपेयी जी ने जेपीसी गठित की थी। और आज आपके समय में अडानी है। क्यों आप जेपीसी से भाग रहे हैं? जवाब यह है कि अडानी और मोदी जी का साठगांठ है, वो भागीदार हैं।
जो मोडानी प्रकरण है उसमें वो भागीदार न होते तो क्यों भागते? आप ये बता दीजिए, सरकार से अडानी से क्या लेना देना है, क्या वास्ता है जो अडानी का नाम सुनते ही सरकार डर जाती है? जैसे ही अडानी बोलो, पब्लिक में, समाज की बात, जितने भी भाजपाई हैं, भाजपा के मित्र हैं, समर्थक हैं, बस अडानी कहो वो उछल जाएंगे, हिंडनबर्ग कहो उछल जाएंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अडानी और मोदी का चोली दामन का नाता है, उसी को उजागर न हो जाए, इस वजह से जांच से ये सरकार भाग रही है। अगर मोदी जी ईमानदार हैं तो मैं मांग करता हूं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं आपसे मांग करता हूं मोदी जी कि आप जेपीसी गठित कीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो क्यों डर रहे हैं? एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी पर लगातार ये कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या 2024 को साधने की कोशिश कर रही बीजेपी? बीजेपी चाहे किसी को भी साधे, जनता इस बात को देख रही है कि पहले ईडी का समन हुआ, ईडी के पास कई दिन जाके वो कुछ नहीं निकला, कुछ मिला। सीबीआई का हुआ, इनकम टैक्स का हुआ, बहुत सारे प्रकरण। अभी कुछ ही एक हफ्ते पहले, 3 या 4 दिन पहले की बात है, दिल्ली पुलिस भी गई, कुछ नहीं हुआ तो अब ये हुआ। तो देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि जो आज की व्यवस्थाएं हैं, सारे मीडिया सरकार के कब्जे में, एजेंसियां सरकार के कब्जे में, क्या निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं? हमको सोचना होगा कि निष्पक्ष चुनाव हो। एक बनारस में तो योगी जी ने कहा कि मोदी जी की कृपा से पहली बार लोगों को ईवीएम से वोट डालने का मौका मिला है। उससे पहले नहीं था, ये योगी जी कहेंगे। मोदी जी की कृपा कब हुई थी? मोदी जी, ऐसा है कि भाभा एटॉमिक सेंटर 2014 के बाद बना था। आप इस बात को समझिए, एम्स सारे जितने बने वो सब 14 के बाद बने। नहरों का जाल जो बना किसानों के लिए वो 14 के बाद बना। पहली बार देश में G20 सम्मेलन हो रहा है, इसका भी श्रेय नहीं, इसके लिए श्रेय लेना मूर्खतापूर्ण बात है और शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि G20 जो है वो ग्रुप जो है वो अल्फाबेटिकली हर देश को उसका आयोजन करने का समय मिलता है, और पिछले साल ही हमको G20 के लिए हमारा नंबर था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास दिक्कत है, हम आयोजन नहीं करा पाएंगे, हमको इसको अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए, इस बार किसी और को किया जाए। तो ये हुआ G20 में मोदी जी का, ओहो, ये तो वही वाली बात है कि मतलब जो सतत प्रक्रिया है, श्वास हम ले रहे हैं मोदी जी की वजह से, खाना आज हमने खाया और जाके टॉयलेट में फ्रेश हो गए मोदी जी की वजह से। अरे हमारे पेट का सिस्टम पहले से चल रहा था, आप इन बातों को समझिए ना। ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से सब कुछ हुआ है, उनकी दशा उस मानसिक विक्षिप्त मानसिक दिवालिये की तरह हो गई है कि जनवरी में आपकी शादी हो, फरवरी में हो जाए बच्चा, अचानक छीना ठोक के कहो मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।